हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 19th ऑफ अगस्त एंड हम 18th एंड 19th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल संडे था एंड संडे को करंट अफेयर्स नहीं लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किया था। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखे थे। इंपॉर्टेंट डेज के बाद सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज में थे उनको डिस्कशन किया था। फिर स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स, एप्लीकेशन, इनिशिएटिव्स होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पर डिस्कशन किया था। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी डिस्कशन हमने किया था। इसके बाद आपको 40 क्वेश्चन का एक क्विज देखने को मिला होगा विथ क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो ये हमारा कल के टॉपिक का डिस्कशन था। आई होप आपने देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो भी स्कोर है आउट ऑफ 40 वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो आज का करंट अफेयर्स है 19th ऑफ अगस्त। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डेज के बाद आज हमें बात करने हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज विथ एमसीक्यू। ओके, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। एक वीडियो के बीच में मिलेगा, एक वीडियो के एंड में मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं, जिनको नहीं पता ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे नोट्स बनाऊं, मैं क्या ही करूं, तो इसके लिए सही तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च कर लेना पूजा जैन करेंट अफेयर्स, पूजा जैन CA 247 यहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हैप्पी राखी टू ऑल। आज रक्षाबंधन है और मुझे पता है बहुत सारे लोग घर के फंक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, राखी के त्यौहार को मना रहे होंगे, लेकिन समय निकाल के इस करंट अफेयर्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ALP का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप लोगों ने ALP का फॉर्म भरा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब होती है असिस्टेंट लोको पायलट, और उसका भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज। आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, हर साल 19 अगस्त को 19th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है #एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे 19th ऑफ अगस्त 2003 में क्या हुआ था, कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स थे एंड UN पीस कीपिंग फोर्सेस भी थी, और एक होटल था इराक में, बगदाद इराक के एक होटल में बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स मारे गए थे। इसलिए 19th ऑफ अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं सिंस 1969 से। पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे हमने सेलिब्रेट किया था 1969 में, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पन्नी की। आप लोगों ने पन्नी की अष्टाध्यायी के बारे में सुना होगा, जो कि संस्कृत ग्रामर की एक बुक है। तो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। यहाँ पे जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा मतलब आपका फुल मून कंडीशन, तो पूर्णिमा जो कि आपके श्रावण का महीना, आज लास्ट श्रावण का सोमवार है, राइट, तो सावन का आज लास्ट सोमवार भी है और आज सावन महीने का पूर्णिमा भी है। तो पूर्णिमा तिथि में हमने वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया है, तो आज हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस ओकेजन पे श्री अरविंदो सोसाइटी, जो कि कहाँ पर है, पौंडीचेरी में है, ये पूरे वीक का एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज पर, जिसकी थीम है वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त टू 25th ऑफ अगस्त 2024। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? संस्कृत लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए और अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए। संस्कृत एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। संस्कृत एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ऐसा बताया जाता है कि आज से 5000 साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसे मदर ऑफ मोस्ट इंडियन लैंग्वेज कहा जाता है। मदर ऑफ मोस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया संस्कृत लैंग्वेज को कहा जाता है। संस्कृत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी मेंशन है, मतलब शेड्यूल नंबर 8 में भी संस्कृत भाषा को मेंटेन किया गया है, मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, हालांकि अब तो 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, और रिसेंटली सबसे नया जो यहाँ पे प्रपोज किया गया है वो है
पारसी लैंग्वेज, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इनिशियली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसका पार्ट भी आपको संस्कृत लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। संस्कृत के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया भी आपको क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलती है। इन 2010 संस्कृत को यहाँ पर हमने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड डिक्लेयर किया था, याद रखेंगे। 2010 में संस्कृत को हमने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड डिक्लेयर किया था। यहाँ पे कर्नाटका में ना एक विलेज है जिसका नाम है मट्टूर विलेज ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे हर एक व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने रेडी नहीं किया है, ये यूपीएससी ने पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़ एंड तेलुगु। विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो हमें पता है कन्नड़ा है एंड तेलुगु है, बट गुजराती इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 3 मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। Under which one of the following Constitution Amendment Act 4 language were added to the languages under the 8th schedule of the Constitution? हमारा जो संविधान है, संविधान में जो सूची नंबर 8 है या शेड्यूल नंबर 8 है, उसमें आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। बट इनिशियली जब संविधान को बनाया गया था तब केवल और केवल 14 लैंग्वेजेस थी। मतलब हमने 3 बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस को जोड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा है, और वो 4 भाषाएं कौन सी हैं? डीबीएमएस। डीबीएमएस डीबीएमएस का मतलब होता है आपकी डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। इन 4 भाषाओं को हमने जोड़ा और आज के समय में शेड्यूल नंबर 8 में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। और ये अमेंडमेंट है आपका 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर 106 जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अराउंड 40-45 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसमें ये सारा टॉपिक कवर है। आप इसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ये वीडियो बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है आपको आने वाले एग्जाम में। डन, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब फर्दर डिस्कशन करने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स पे बातें करेंगे हम। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पॉलिटी का टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी अवेलेबल था एप्लीकेशन पे, अब ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज विद डिटेल सोल्यूशन। और ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका रेलवे एएलपी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल एग्जाम है, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। इसके अलावा ज्योग्राफी के पीवाईक्यू पिछले 5 साल में आए हुए ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका कंपाइलेशन भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप प्ले स्टोर में जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको ये दोनों प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। डन, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन और स्पोर्ट्स की न्यूज पर। सबसे पहले हॉकी इंडिया रिटायर जर्सी नंबर 16 इन ऑनर ऑफ पीआर श्रीजेश। हमारे कंट्री के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट अनाउंस किया। इनको सम्मान देने के लिए हॉकी इंडिया ने इनका जो जर्सी था जिसका नंबर था 16, तो 16 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है फॉर द सीनियर मेंस टीम। तो किसी भी सीनियर मेंस टीम में किसी भी प्लेयर को 16 नंबर की जर्सी नहीं मिलने वाली है हॉकी में, ऐसा हॉकी इंडिया ने डिक्लेयर किया है। हॉकी इंडिया टर्म श्रीजेश द गॉड ऑफ द मॉडर्न इंडियन हॉकी। यहाँ पर हॉकी इंडिया ने इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है गॉड ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉकी। इसके अलावा पीआर श्रीजेश को जूनियर मेंस हॉकी टीम का कोच भी अपॉइंट किया गया है बाय द हॉकी इंडिया। चलिए अब अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 2 स्पोर्ट पर्सन देखने को मिल रहे हैं और हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है पैरा ओलंपिक्स गेमों की, उसमें ये फ्लैग बियरर होंगे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। आइए इन दोनों पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। सुमित अंतिल एंड द भाग्यश्री जाधव। तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली टोक्यो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट सुमित अंतिल और शॉट पुट मतलब गोला फेंक से संबंधित है भाग्यश्री जाधव, इन दोनों पर्सन को फ्लैग बियरर आपकी ओपनिंग सेरेमनी का बनाया है। हमारे जो 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं वो 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और 8 सितंबर तक चलेंगे।
कहाँ पर हो रहे हैं? पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं और ये 17th एडिशन है समर पैरा ओलंपिक गेम का। तो कंफ्यूज मत होना, अभी जो पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं वो 33rd एडिशन था समर ओलंपिक्स का, और यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं ये 17th एडिशन है समर पैरा ओलंपिक गेम का। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और बातें इस पर मेंशन की गई हैं कि पहली बार जो समर पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे वो रोम में हुए थे 1960 में। हमारे जो प्रेसिडेंट है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, जिन्होंने 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जिनका नाम है देवेन झाझरिया। तो देवेन झाझरिया का नाम याद रखना है, ये प्रेसिडेंट है पैरा ओलंपिक कमेटी के। इन्हें खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में, अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2004 में एंड पद्मश्री इन 2012। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है पैरा ओलंपिक कमेटी के देवेन झाझरिया, उन्होंने इस बार हमें बताया है कि टोटल 84 एथलीट है जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में, और ये अभी तक का सबसे बड़ा कंटिजेंट है, सबसे ज़्यादा इस बार हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इंडियन कंटिजेंट कंसिस्ट ऑफ द 84 एथलीट, जिसमें आपको 32 वीमेंस देखने को मिल जाएंगी, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द समर पैरा ओलंपिक एडिशन। इंडिया की जो टीम है, इंडिया के जो एथलीट हैं वो टोटल 12 स्पोर्ट्स में compete करेंगे। टोटल पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 22 स्पोर्ट्स होंगे, 22 खेल होंगे, पर उन 22 खेलों में से 12 गेम्स में, 12 गेम्स में इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेट करने वाला है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के जो एथलीट हैं वो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग एंड द ब्लाइंड जूडो में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बातें की गई हैं? इसमें यह भी बताया गया कि अभी तक का सबसे सक्सेसफुल हमारा जो ओलंपिक्स रहा है या पैरा ओलंपिक्स रहा है वो टोक्यो का रहा है। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे वो आपके 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जीते थे। इंडिया को 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल मिले थे और ये अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक इंडिया की टीम ने 31 मेडल, 9 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 10 ब्रोंज मेडल पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं। अब यहाँ पे एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो है टेबल टेनिस प्लेयर, जिनका नाम क्या है? भवीना पटेल। ये पहली पर्सन है जिन्होंने टेबल टेनिस में भारत को पैरा ओलंपिक्स में मेडल लाके दिया था। ठीक है, तो टेबल टेनिस प्लेयर भवीना पटेल हु वॉन इंडियाज फर्स्ट पैरा ओलंपिक मेडल इन दिस स्पोर्ट, और ये भी यहाँ पे वीमेन सिंगल इवेंट में इस बार compete करने वाली हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब यहाँ पे कुछ और 2-3 बातें हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले रिसेंटली आई नो आप लोग सोचते होंगे कि मैडम तो अक्सर बस पिक्चर्स की, मूवीज़ की बातें करती रहती हैं। अभी एक मूवी आई है चंदू चैंपियन, मे भी शायद आप लोग ने देखी होगी, कार्तिक आर्यन की पिक्चर है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही देखी एक्चुअली वो, और वो जो स्टोरी है वो बेस्ड किस पर है? मुरलीकांत पेटकर पर है। किस तरीके से ये आर्मी में थे, फिर किस तरीके से बॉम्ब के कारण मतलब इनका स्पाइन खराब हो गया था, और फिर किस तरीके से इन्होंने स्विमिंग में मेडल लाके दिया था। तो ये पूरी स्टोरी इस पर बनी हुई है, अच्छी पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मुरलीकांत पेटकर ये पहले इंडियन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को मेडल लाके दिया है, वो भी गोल्ड मेडल। कब? 1972 के हेडलबर्ग जर्मनी में जो गेम्स हुए थे उसमें। ठीक है, फिर दीपा मलिक इंडिया की पहली फीमेल पैरा एथलीट है जिन्होंने भारत को पैरा ओलंपिक्स में मेडल लाके दिया था, सिल्वर मेडल। ठीक है, किसने? दीपा मलिक। ये तो बहुत फेमस पर्सन है, आप इनका नाम जानते होंगे। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल लाके दिया था। कब? 2016 के रियो समर पैरा ओलंपिक्स में। फिर अवनी का नाम भी पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था और इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अवनी लेखरा वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द पैरा ओलंपिक्स। ये पहली फीमेल है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाके दिया था, वो भी शूटिंग इवेंट में। और जो आपके लास्ट एडिशन 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें ही इन्होंने मेडल लाके दिया था। मैस्कट क्या है? तो मैस्कॉट आपको पैरा ओलंपिक फ्रिगे देखने को मिल जाएगा एंड मोटो है गेम्स वाइड ओपन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिए पैरा ओलंपिक्स के। अब हम यहाँ पे जब 8 सितंबर को कंप्लीट हो जाएंगे पैरा ओलंपिक्स, देन उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर VVS लक्ष्मण,
is set to extend his term as a head of the National Cricket Academy. Recently BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे जो VVS लक्ष्मण है इनके टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, मतलब 1 और साल ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में काम करेंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो मेन कैंपस है वो चिन्मय स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कर्नाटका में आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था और ये क्रिकेट फैसिलिटी है जो BCCI के यंग क्रिकेटर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बताने वाली हूँ जहाँ पे रीशफलिंग हुई है। हमारे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके सेक्रेटरीज चेंज किए गए हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजेश कुमार सिंह के बारे में। ये है राजेश कुमार सिंह और ये गिरधर अरमाने को रिप्लेस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि गिरधर अरमाने अभी तक हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे और अब हमारे जो नए डिफेंस सेक्रेटरी होंगे वो कौन है, राजेश कुमार सिंह होंगे, ठीक है। और गिरधर अरमाने जी जो है उनका टेन्योर 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है एंड गिरधर अरमाने की जगह अब डिफेंस सेक्रेटरी कौन होने वाले हैं, राकेश कुमार सिंह होने वाले हैं। इनका जो टेन्योर होगा वो 31 अक्टूबर से 2026 मतलब 2 सालों के लिए होगा, ठीक है, 24 से लेकर 26 तक। अगला नाम आता है यहाँ पे विवेक जोशी का। विवेक जोशी इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सेक्रेटरी बनाया गया है। और फिर नाम आता है मनोज गोबिल, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम अभी हम देख लेते हैं, देखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कर देती हूँ। तो देखो, कल मैंने आपको होम सेक्रेटरी के बारे में बात की थी, तो होम सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके डिफेंस सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके फाइनेंस सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के अलावा आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, याद कीजिए सोमनाथन के बारे में बात की थी, तो ये 4-5 नाम तो आपको नहीं ही भूलना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दीप्ति गौर मुखर्जी को सेक्रेटरी बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, चंद्रशेखर कुमार को, ठीक। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप देखेंगे नागा राजू को बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे मनोज गोबिल देखने को मिलेंगे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसमें आप देखेंगे अमरदीप सिंह भाटिया को बनाया गया है। अब यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों ने हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के बारे में सुना होगा, अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र जी का टेन्योर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो अब हमारे नए हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, तो हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली केयर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी होंगी पुण्या सलीला श्रीवास्तव, ठीक है। तो आपको 5 नाम याद रखने हैं, 4 आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, होम, डिफेंस, फाइनेंस, कैबिनेट और आपके हेल्थ सेक्रेटरी। पहले प्रायोरिटी बेसिस पे इन 5 नामों को याद रखो। ये 5 अगर हो जाते हैं तो फिर कोशिश करना दूसरे नाम याद रखने की, क्योंकि पूछना होगा एग्जामिनर को तो इन 5 जगहों से ही पूछेगा वो, ठीक है। डन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थाईलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो रिसेंटली थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं जो केवल 37 ईयर्स की हैं, जिनका नाम क्या है, पैटोंग शिनावत्रा, ठीक है। पैटोंग शिनावत्रा इनका नाम है और एक बेसिकली पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और ये सेकेंड वीमेन या सेकेंड लेडी हैं जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आनंद महिंद्रा, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई है, बिल्कुल अभी इसको नोटिफाई किया है, आप देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना एक्ट 2024, जो कि ऑफिशियली फोर्स में आया है 14 अगस्त से, मतलब बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना। और इसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा को बनाया गया है जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के। इसके अलावा वाइस चेयरमैन यूनिवर्सिटी का किसे बनाया गया है, श्रीनिवास सी राजू को, ठीक है, श्रीनिवास सी राजू को बनाया गया है। डन। चलिए अभी कुछ और भी बातें, खत्म नहीं हुई कहानी, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने डिस्कस किए। अब कुछ और न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE हैज इंक्रीज द सीलिंग अमाउंट पेबल आउट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट फ्रॉम 25 lakhs to blank रुपीज़। अब यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं कोई असेट या इक्विटी परचेज करती हूँ और वो डिफॉल्ट हो जाता है, मुझे लॉसेज होते हैं, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता,
कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इंश्योरेंस या मुझे कंपनसेट करने के लिए एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट थी, जिसको हम सीलिंग अमाउंट कहते हैं 25 लाख रुपए, इसको बढ़ा करके 35 लाख रुपीस कर दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज इंक्रीज द मैक्सिमम अमाउंट payable from its investor protection fund trust from 25 lakh rupees to the 35 lakh rupees. The limit will be applicable for claim received against the trading member who have been declared defaulter or have been expelled. Okay. नेक्स्ट बात करेंगे कैलिफोर्नियम के बारे में। ये आपको जो सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है ना, यही है कैलिफोर्नियम। एक्चुअली कैलिफोर्निया में इसको पहली बार सिंथेसिस किया गया था, इसलिए कैलिफोर्निया के नाम पर ही इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया गया। तो इसको रिसेंटली बिहार पुलिस ने सीज किया है। अब ये है क्या, कहाँ पर मिलेगा, एटॉमिक नंबर क्या है, वो सब देख लेते हैं। तो गोपालगंज पुलिस अरेस्टेड 3 स्मगलर्स विथ रेयर कैलिफोर्नियम स्टोन, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 850 करोड़ रुपीस की है। इसको यहाँ पर सीज किया गया है। कैलिफोर्नियम एक सिल्वर कलर का वाइट सिंथेसिस रेडियो एक्टिव है, मटेरियल है। एक्चुअली ये नेचुरली नहीं पाया जाता, इसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसका एटॉमिक नंबर 98 है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल पे कैलिफोर्नियम कहाँ पर है, 98th पोजीशन पे है। और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लोगों ने, एक टीम ने 1950 में पहली बार सिंथेसाइज किया था, इसलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम पड़ गया है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये नेचुरली नहीं पाया जाता है। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन से और क्यूरियम और हीलियम आयन की बम्बार्डिंग से इसको लैब में ग्रो किया जाता है। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल होने के साथ साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये, और हमारी एक्टिनाइट सीरीज का पार्ट है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट 2 सीरीज होती है ना आपके ब्लॉक एफ में, तो उसी में कहा है कि एक्टिनाइट सीरीज का पार्ट आपको कैलिफोर्नियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो आइसोटोप है, इसका आइसोटोप क्या है आपका CF251 आपको देखने को मिल जाएगा, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है आपका। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने में करते हैं, रेडियोग्राफी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये पूरे कई सारे आइलैंड्स और उसके आपके नेशनल पार्क दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप आओगे तो ये आपका निकोबार आइलैंड है। नीचे की तरफ क्या है आपका, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलता है गैलिथिया वे नेशनल पार्क दिख रहा है सबसे नीचे की तरफ, गैलिथिया वे नेशनल पार्क। और ये अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट आपका नेशनल पार्क है। कुछ दूर जाओगे तो आपको इंदिरा पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये आपका हो जाएगा गैलिथिया बे नेशनल पार्क। इतना देख लिया, अब इसके बारे में बात करते हैं। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गैलिथिया वे ग्रेट निकोबार आइलैंड वॉज डीनोटिफाइड टू क्लियर द वे फॉर द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये हमेशा से एक बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल एरिया रहा है, इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये अभी तक CRZ 1A जोन में था, मतलब जहाँ पे लार्जर कंस्ट्रक्शन बैन थे। ठीक है, अब इसको डीनोटिफाई कर दिया है जिससे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके और यहाँ पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रेडी किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये, काफ़ी सारे लोग इस पे इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को खतरा है ये। द एरिया अ सिग्निफिकेंट नेस्टिंग साइट फॉर द इंडेंजर स्पीसीज लाइक द जाइंट लेदर बैक टर्टल। तो ये टर्टल की भी ब्रीडिंग साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है आपके निकोबार आइलैंड में, जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे नेशनल पार्क को भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। ये बैरन आइलैंड है जहाँ पे आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। फिर मिडिल बटन और नॉर्थ बटन आइलैंड्स हैं, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही। बैरन आइलैंड के अलावा ये नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मैप आप स्टडी कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द शोम्पेन ट्राइब फाउंड। तो ये जो शोम्पेन ट्राइब है ये आपको निकोबार आइलैंड में ही देखने को मिलती है, ऑप्शन बी। ये आपका UPSC का आया हुआ क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे। ये पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ।
कोरल रीफ इनमें से कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरवन। आपको बस करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से चारों जगह में से कहाँ कहाँ कोरल रीफ है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहां पे 100% रिप्लाई कर दूंगी। ओके, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम कल के वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आंसर लोगों का गलत होता है उस केस में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेट्स द 17th दिव्य कला मेला इन द रायपुर। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को संभालते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में 17th नंबर के दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। ठीक है, 1 हफ्ते तक ये मेला चलने वाला है। ये जो दिव्य कला मेला है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था इन 2022 में। द दिव्य कला मेला वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 टू इकोनॉमिकली एम्पावर डिसेबल और द दिव्यांग आर्टिस्ट बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस, जिससे वो अपने स्किल को दिखा सके और उनको एक मार्केट प्रोवाइड करना कि दिव्यांग जन भी अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय, उन्होंने 5 एकड़ का लैंड भी दिया है कि आप यहाँ पर मेला लगा सकते हैं। ठीक है, अभी जो 17 नंबर का दिव्य कला मेला है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इसको आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ KDSS के बारे में। KDSS क्या है? तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। सैटेलाइट से डेटा को कलेक्ट करके रियल टाइम मॉनिटरिंग करके फार्मर्स को अपडेट करेगा। ठीक है, तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल अ सैटेलाइट बेस्ड जियोपार्शियल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड फार्मर विद इंफॉर्मेशन ऑन द वेदर, ग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल हेल्थ, रिजर्वायर स्टोरेज लेवल एटसेट्रा। और ये सब सैटेलाइट इमेजेस की डेटा पे बेस्ड आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली फार्मर्स को वेदर के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में, ग्राउंड वाटर एंड रिजर्वायर में कितना पानी है, इन सब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। It will utilize satellite imagery to deliver early warning about the potential disaster। जैसे कि अगर पेस्ट अटैक होने वाला है, टिड्डियों का अटैक होने वाला है या फिर कोई एडवर्स वेदर कंडीशन होने वाली, तो उसके बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दे देगा जिससे उनकी फसलों को बचाया जा सके। द कृषि DSS इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। याद कीजिए जब हमने यूनियन बजट के हाईलाइट डिस्कस किए थे, देखो जिन लोगों का अभी सितंबर में CGL का पेपर हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी मैं क्या ही करूँ, हाईलाइट का वीडियो देख लेना, हाईलाइट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 23 जुलाई को ही बजट आया है, तो बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के बारे में अनाउंसमेंट किया था बाय द निर्मला सीतारमन, और उसी का पार्ट आपको ये कृषि DSS देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब स्पेस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में हमने 1969 से ही इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था जब इसरो का फॉर्मेशन हो रहा था। द कृषि DSS प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप यूजिंग द RISAT-1A। आपका जो रेडार सैटेलाइट 1A है जो कि आपका एक इमेज सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि पिक्चर्स को क्लिक करेगा, एंड वेदास क्या है? आपका विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। तो इन दोनों की मदद से इस कृषि DSS प्लेटफॉर्म को रेडी किया गया है। नेक्स्ट है यूपी अनाउंस्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ऑन द 78th इंडिपेंडेंस डे। तो 78 नंबर का अभी हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान को लॉन्च किया गया। इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट के यूथ को प्रोवाइड करना। इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है 50 लाख यूथ को स्टेट में जॉब प्रोवाइड करना है, जिसके लिए क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और 10 लाख नए MSMEs को भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए हम पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट यूथ। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड अंडर दिस स्कीम 10 लाख न्यू MSME इन द स्टेट, इनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इनका टारगेट है कि 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर 1.62 करोड़ यंग पीपल हैव सिक्योर एम्प्लॉयमेंट थ्रू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टेट सो फार। इसके अलावा और क्या बात की गई है, इसमें यूथ को टेक्निकली एडॉप्टेबल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस कराने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर द स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। फ्री ऑफ कॉस्ट 2 करोड़ यूथ को यहाँ पे टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन को भी बांटा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको पता है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिल जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। योगी गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एम्बिशियस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी प्लान। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज यूनिवर्सिटीज इन ऑल 18 डिवीजन ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन में हैं, लाइक महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में है, राजा महेंद्र देव यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। ठीक है, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑपरेशन में है। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू होम सेक्रेटरी। तो घर में किसको रखते हैं हम, मोहन को रखते हैं, कृष्णा को रखते हैं, बस गोविंद मोहन सही आंसर है, ऑप्शन डी। विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर। वो कौन सा राज्य है जो 5 रॉयल बंगाल टाइगर को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सितंबर में लेकर आएगा और अपने राज्य में उनको डिप्लॉय करेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा। कौन सा राज्य है वो, उड़ीसा स्टेट है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बिग कैट पॉपुलेशन है उड़ीसा स्टेट में, उसको बूस्ट करने के लिए उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है और रिलोकेट किया जाएगा 5 रॉयल बंगाल टाइगर को फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका रिलोकेशन है वो सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन हमको प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिनका नाम है सुशांता नंदा, उन्होंने दी है कि 3 रॉयल बंगाल टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पर, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी और 2 टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर यह भी बात की गई कि जो नंदन कानन जियोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर 2 जिराफ्स को भी एंड ऑफ द मंथ रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, ही पास्ड अवे रिसेंटली, ही नोन एज द फादर ऑफ ब्लैंक। तो इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है बाय द शिवराज सिंह चौहान। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि रिड्यूस द फार्मर डिपेंडेंस ऑन द पेस्टिसाइड रिटेलर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडिया एंड इजराइल हैव कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इंडिया और इजराइल मिलके नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर तैयार कर रहे हैं। कहाँ पर, ये वही यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में टॉप पर है। कौन सी यूनिवर्सिटी हो गई, IIT मद्रास। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको ऑर्किड दिखाई दे रहा है, इसकी स्पीसीज को अभी रिसेंटली सिक्किम में डिस्कवर किया गया है। ये एक ऐसा ऑर्किड है जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, जिसमें फूल नहीं खिलते। इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोडिया इंडिका। ठीक है, तो गैस्ट्रोडिया इंडिका एक यूनिक ऑर्किड स्पीसीज है जिसको रिसेंटली सिक्किम में डिस्कवर किया गया है। पूछा जा रहा है सिक्किम की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको खोजा गया, तो आंसर हो जाएगा फेम वोंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये फेम वोंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको खोजा गया है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ऑर्किड फ्रॉम इंडिया दैट नेवर ओपन इट्स फ्लावर, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है, कैलिफोर्नियम रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 3 more Indian sites have been added to the list of wetland of the international importance under the Ramsar Convention। और टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारी कंट्री में हो गई हैं 85। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नंजरारायण वर्ड सेंचुरी है एंड कजहुलबी वर्ड सेंचुरी है, ये किस स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं तबा रिजर्वायर आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज
अगेन क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा इंस्टा का पेज है, आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज़ लिंक को शेयर करके जाएंगे, एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर।